1971 में सिर्फ 2000 से शुरुआत करने वाली सुब्रता रॉय की सहारा कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसमें 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे और लगभग हर 17 में से एक आदमी इस कंपनी का डिपॉजिटर था। सुब्रता रॉय के लीडरशिप में कंपनी बहुत बढ़ी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1991 में सुब्रता रॉय ने एयरलाइंस की कंपनी खरीदी और उसको एयर सहारा नाम दिया। 2001 से 2013 तक सहारा कंपनी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करा करती थी। सन 2000 में सहारा ने अपना पहला टीवी नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका नाम सहारा वन रखा गया। 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय शुरू किया। 2011 में सुब्रता रॉय ने आईपीएल की पुणे वॉरियर की टीम खरीदी। सहारा ने अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में 4400 करोड़ का खर्च करके 2 बेहद लग्जूरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और द ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटलों में से एक है। इसके अलावा सुब्रता रॉय के पास मुंबई में वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन थी। और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। सुब्रता रॉय भारत के लोगों के लिए एक ऐसी हस्ती बन चुके थे जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता था, जो अपने स्ट्रगल और बेहतरीन स्कीम के लिए जाने जाते थे। सहारा परिवार एक कंपनी नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा परिवार माना जाता था। ये एक ऐसा नाम था जो लोगों को सहारा देने के लिए जाना जाता था। फिर ऐसा तो क्या हुआ कि इसी नाम ने 13 करोड़ मतलब भारत की 11% आबादी को बेसहारा कर रोड पर ला दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लोगों को काफी बड़े बड़े वादे किए और उनकी मेहनत की कमाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे भारत में उम्मीद, धोखाधड़ी और बड़े विश्वासघात का एक उम्दा मिसाल पेश किया। तो चलिए जानते हैं कि सहारा शुरू कब हुई और सुब्रता रॉय इतने बड़े आदमी कैसे बने। साल था 1948। भारत को आजादी मिले एक ही साल बीता था जब सहारा के श्री सुब्रता रॉय का जन्म बिहार के असरिया में एक बंगाली हिंदू परिवार में होता है। उनके पिता सुधीर चंद्र रॉय एक रेल इंजन ड्राइवर थे। सुब्रता रॉय का जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच कभी साधारण लोगों जैसी नहीं थी। कोलकाता के हॉली चाइल्ड इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सुब्रता रॉय एक ऐसी जगह गए जो आगे जाके उनकी किस्मत बदलने वाली थी। गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हुए भी सुब्रता रॉय का मन कभी जॉब करने को माना ही नहीं। और समझिए, उनकी किस्मत को भी यही मंजूर था। सुब्रता रॉय के पिताजी के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई थी। शुरुआती दिनों में सुब्रता रॉय ने अपने स्कूटर पर चिप्स और नमकीन बेचना शुरू किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुब्रता रॉय को नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट था और इसी कारण उन्होंने चिप्स और नमकीन बेचने के अपने पहले बिजनेस को जया प्रोडक्ट का नाम दिया, जो उनके छोटे भाई जॉय के नाम पर था। नमकीन बेचने के काम ने सुब्रता रॉय को मार्केट में कनेक्शन बनाने में काफी मदद की। अपने स्कूटर पर नमकीन बेचते हुए वो रोज टपरी वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले और ठेले वालों से मिलते रहते थे और उनसे मिलने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि इन सब लोगों की कमाई बहुत कम है और आमतौर पर ये लोग दिन में जितना कमाते हैं वो पूरा खर्च हो जाता है, जिसके चलते ये सब सेविंग नहीं कर पाते। इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए कुछ टाइम बाद सुब्रता रॉय कोलकाता चले जाते हैं, जहां वो सहारा फाइनेंस नाम की एक चिट फंड कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि उस टाइम बिजनेस में बहुत ज्यादा जूझ रही थी। हालांकि काम करने से पहले ही सुब्रता रॉय को इस कंपनी की कंडीशन के बारे में पता था और दिन ब दिन कंपनी के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए उनका बिजनेस माइंड फिर से दौड़ने लगता है। जिसके बाद 1978 में सिर्फ 2000 रुपए के साथ सुब्रता रॉय सहारा फाइनेंस में मैक्सिमम शेयर्स खरीद लेते हैं। जिसके बाद सिर्फ 3 वर्कर के साथ गोरखपुर में एक छोटा सा ऑफिस खोलकर पैसा जमा कराने की सर्विस शुरू कर देते हैं, जो ठीक ठाक चल भी रहा था। पर क्या यही उनका असली प्लान था? जी नहीं।
अब सुब्रता रॉय के पास खुद की कंपनी भी थी और उनके भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी थी, जो था एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल। और यूं कहें कि ये बिजनेस मॉडल भी उनके दिमाग में तैयार था। आपको याद होगा कि नमकीन बेचने का बिजनेस करते समय उनकी नजर उस परेशानियों पर गई थी जिधर किसी की भी नजर नहीं पहुंची थी, और इसी के चलते उनका बिजनेस मॉडल भी इसी परेशानी के इर्द गिर्द डेवलप हुआ। आसान भाषा में कहूं तो उन्होंने लोगों को कम से कम रोज ₹1 उनकी कंपनी में जमा करने के लिए कहा, जिससे सेविंग्स करना उनके लिए और भी आसान हो गया। जिसके बाद से सुब्रता रॉय ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू किया। सहारा परिवार लोगों को उनके पैसे सिर्फ 3 महीने में 2 गुना करने का वादा करती थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी कंपनी में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि सुब्रता रॉय ऐसा तो क्या करते थे कि वो 3 महीने में लोगों को उनके पैसे डबल करके दे देते थे। आइए मैं बताता हूँ वो ऐसा कैसे कर पाते थे। सुब्रता रॉय इधर का पैसा उधर करने में बहुत महारत हासिल की थी। इसको ऐसे समझते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति से जनवरी में कंपनी में ₹500 डिपॉजिट करवाते थे और 3 महीने पूरे होने से पहले यानी मार्च खत्म होने से पहले किसी और व्यक्ति से ₹500 डिपॉजिट करवा लेते थे, और पहले व्यक्ति के 3 महीने पूरे होने के बाद उसके जमा किए गए ₹500 और दूसरे व्यक्ति के जमा किए गए ₹500 मिलाकर पहले व्यक्ति को वापस कर देते थे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती थी। सुब्रता रॉय का ये बिजनेस मॉडल हिट साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने सहारा परिवार को भारत के सबसे बड़े ग्रुप में से एक बना दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर जैसे कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया एंटरटेनमेंट, टूरिज्म और हेल्थ केयर में भी आगे बढ़ाया। अभी तक सुब्रता रॉय का हर प्लान सही साबित हो रहा था, पर उनके पैसे कमाने की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी, जिसके लिए उन्होंने नई तरकीब अपनाई। उन्होंने अपनी कंपनी के डिपॉजिटर को कहा कि वो दूसरे लोगों को कंपनी से जोड़े, जिसके लिए उन्हें कमीशन मिलेगा, और सुब्रता रॉय का ये प्लान भी हिट साबित हुआ, क्योंकि अब तक कंपनी में लगभग 13 करोड़ लोग जुड़ चुके थे, जिसके चलते कंपनी और बड़ी होती गई। और तो और सुब्रता रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफी फेमस होते गए। सुब्रता रॉय ने इन सभी के काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, इसीलिए इस एम्पायर को खड़ा करने में उनका भी काफी सपोर्ट मिला। अब तक एकदम सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन फिर 1996 में सहारा पर पहली बार मुसीबत के काले बादल मंडराना शुरू कर दिए, जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सहारा परिवार पर पड़ी, जिसके बाद उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम सुब्रता रॉय ने खुद को बचाने के लिए कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसा इन्हीं लोगों के थ्रू आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये भी सुब्रता रॉय का एक उम्दा प्लान था, क्योंकि अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगता है, जिसके चलते उन्होंने उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया और सुब्रता रॉय की एक बार फिर जीत हो गई। सहारा का इतने कम समय में इतना ज्यादा कामयाब होना आरबीआई को हजम नहीं हो रहा था, जिसके बाद आरबीआई ने सहारा के इन्वेस्टमेंट के तरीकों को स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि आरबीआई ने सहारा को जनता से नए इन्वेस्टमेंट लेने पर रोक लगा दी। अब सुब्रता रॉय आरबीआई रेस्ट्रिक्शन से बचते हुए सहारा के लिए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने लगे, जो कि आरबीआई के दायरे से बाहर हो, और एक बार फिर सुब्रता रॉय का बिजनेस माइंड काम आया। उन्होंने सहारा परिवार में 2 नई कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन SIREC और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन SHIC की मदद से ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेड डिबेंचर OFCD शुरू करने का फैसला किया। आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा तरीका है जिसे कंपनी यूज करती है पैसे जुटाने के लिए, और ये एक बॉन्ड और शेयर का हाइब्रिड वर्जन होता है, जो इन्वेस्टर को एक समय के बाद डिबेंचर को कंपनी के इक्विटी के शेयर में बदलने का ऑप्शन देता है। OFCD की हेल्प से सहारा ने एक बार फिर लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया। इस बार उसकी दोनों नई कंपनियों में डिपॉजिट लेने के समय इन दोनों कंपनियों की नेटवर्थ काफी कम थी, जिसमें SIREC की इक्विटी कैपिटल सिर्फ 10 लाख रुपए ही थी, जबकि उसका नेटवर्थ नेगेटिव था। वहीं SHIC
का भी इक्विटी कैपिटल लगभग 10 लाख था। सुब्रता रॉय ने OFCD के जरिए दोनों कंपनियों में कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया था और 2009 तक सहारा सक्सेस पे सक्सेस पाए जा रही थी। अब यहाँ पर मैं 2009 तक का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 2010 से सहारा की असली मुसीबत शुरू हो गई थी। किसको पता था कि एक अनजान व्यक्ति जिसका सिर्फ नाम पता है वो पूरे सहारा परिवार का बुरा सपना बन जाएगा। साल 2010 की बात है जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB को सहारा ग्रुप के इरेगुलेटरी या कहे कि सहारा ग्रुप के पैसों के घोटाले को लेकर इन्फॉर्म कर दिया, पर इस मुद्दे पर नेशनल हाउसिंग बैंक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद उनकी शिकायत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि CB को भेज दिया जाता है। रोशन लाल की रिपोर्ट मिलते ही CB एक्टिव मोड में आ गई और सहारा के हर एक मूव पर नजर रखने लगी। इन सब चीजों से अनजान सहारा परिवार के ओनर सुब्रता रॉय इधर सहारा का IPO शुरू करने का प्लान बना रहे थे। IPO का यूज कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए करती है। जब सहारा ने IPO के लिए CB के पास DRHP फाइल यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो CB को दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की शुरुआत से लेकर प्रेजेंट तक की सारी कुंडली होती है। रोशन लाल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए CB सहारा के DHRP को डिटेल में स्टडी करती है तो CB को सहारा के घोटाले के बारे में पता चल जाता है। वो इस तरह से कि सहारा ने OFCD के जरिए लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर से गैर कानूनी रूप में पैसा जमा करवाया। यहाँ पर मैं गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूल के मुताबिक अगर आप 50 से कम लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रार की मंजूरी चाहिए, और अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो CB की मंजूरी लेनी पड़ती है, जो कि सहारा ने नहीं ली थी। जिसके बाद 2010 में CB ने जांच के बाद ये खुलासा किया कि सहारा ने OFCD के जरिए कुल 24,000 करोड़ रुपए लोगों से डिपॉजिट करवाए हैं, जिसमें सहारा इंडियन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2.33 करोड़ इन्वेस्टर के 19,400 करोड़ रुपए फंसे हुए थे और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड उसमें 75 लाख इन्वेस्टर के 6380 करोड़ रुपए फंसे थे। जिसके बाद नवंबर 2010 में CB ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक सहारा और पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकता था, पर यहां से कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण CB दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट गया, पर वहां से इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ना मिलने के बाद CB 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से उनको इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल गई और उसने SIRECL और SHIC को अपने प्रमोटर सुब्रता रॉय के साथ OFCD के जरिए इकट्ठा किए गए पैसों को 15% पर एनम के जरिए यानी 15% के इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टर को वापस करने का ऑर्डर दे दिया, जिसको पूरा ना कर पाने पर CB सुब्रता रॉय को सुप्रीम कोर्ट तक खींच लाई, जहां पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सहारा सेबी रिफंड खाते में 24,000 करोड़ रुपए जमा करने का ऑर्डर दिया। हालांकि ज्यादातर हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा क्लेम करने नहीं आए, जिससे 24,000 करोड़ रुपए खाते में ही वैसे के वैसे पड़े रह गए। 2013 में सहारा सुप्रीम कोर्ट के 24,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्टर को वापस करने के ऑर्डर को पूरा ना करने के चलते CB ने सहारा की 2 कंपनियों, सभी बड़े अधिकारियों के बैंक खातों को और प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया, जिसके रिस्पांस में सुब्रता रॉय ने टोटल 127 ट्रक, जिनमें लगभग 36,000 से ज्यादा बॉक्स थे, जिनके अंदर 3 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म और 2 करोड़ रेडिम्पशन वाउचर थे, वो भेज दिए। सुब्रता रॉय का ये मूव इन्वेस्टिगेशन को धीमा करने का था, पर CB ने दिन रात एक करके सारे एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लिए और उनके प्लान पर पानी फेर दिया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रता रॉय के नाम पर वारंट जारी किया। सुब्रता रॉय शुरू में 2 दिनों तक गिरफ्तारी से बचते रहे, लेकिन 28 फरवरी 2014 को उन्होंने लखनऊ में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद रॉय को लखनऊ में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 4 मार्च 2014 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाना था। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुब्रता रॉय के वकील राम जेठमलानी ने रॉय को उनकी 92 ईयर ओल्ड बीमार मां के साथ हाउस अरेस्ट करने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने इस गुहार को मना कर दिया। ये सब के बावजूद सुब्रता रॉय अपनी इमेज क्लीन करने के लिए प्लान बना रहे थे, जिसका हिस्सा इस बार उनके बेटे सीमांतो भी थे। रॉय की गिरफ्तारी के बाद सीमांतो ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके पिता ने अपनी मर्जी से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और ऑफिसर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर सहारा के इस घोटाले के टोटल फिगर की बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों के 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला था, जो कि कई देशों के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा था। सुब्रता रॉय, जिनको आलीशान जिंदगी जीने की आदत थी, उनका गुजारा अब जेल में होता था, इसलिए वो लगातार अपने वकीलों के जरिए बेल की गुहार लगाते रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की रिहाई के लिए कंडीशन रखी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए नकद और बैंक गारंटी जमा करना, साथ साथ जमानत के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रॉपर्टी को बेचना शामिल था। कपिल सिब्बल की लीडरशिप में सुब्रता रॉय की कानूनी टीम ने जमानत की कंडीशन में जमानत के लिए पैसों को कम करना और टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट को खत्म करने की गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की और पैसा जुटाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले फोर्स इंडिया के शेयर्स, प्लेन्स और होटलों सहित कई प्रॉपर्टी को बेचना शामिल था। तब भी सुब्रता रॉय को बेल नहीं मिल पाई और रॉय जेल में ही अपनी जिंदगी का सबसे बुरा समय काट रहे थे, इस बात से अनजान कि आने वाले समय में उनके लिए क्या क्या आएगा। तारीख थी 6 मई 2016। रॉय को खबर मिलती है कि उनकी मां छवि रॉय की डेथ हो गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रॉय को पेरोल पर रिहा करती है। उसके बाद से रॉय जेल जाने से बचने लगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगे, जिसके कारण उनका पेरोल टाइम कोर्ट से बढ़ा सकते थे। पर अक्टूबर 2017 में पैसे जमा ना कर पाने के चलते रॉय को वापस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार अरेस्ट होने के बाद से रॉय का आत्मविश्वास टूटने लगता है और ज्यादा टेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों के चलते उनकी हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। नवंबर 12, 2023 को अचानक से रॉय की तबीयत में गड़बड़ी हो जाती है और उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जिसके बाद नवंबर 14, 2023 को उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चलते डेथ हो जाती है। रॉय के जाने के बाद आज तक सेबी सहारा ग्रुप से पैसे रिकवर कर रहा है, जिसमें अभी भी 62,000 करोड़ रुपए वसूला जाना बाकी है। सेबी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, जिसे अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव से इंटरेस्ट, कॉस्ट और चार्जेस और खर्चे सहित 6.42 करोड़ रुपए रिकवर कर रही है। रिफंड प्रोसेस शुरू होने के बावजूद सहारा की 2 कंपनियों के ज्यादातर इन्वेस्टर ने अपने रिफंड क्लेम ही नहीं किए। 31 मार्च 2023 तक सेबी ने सहारा ग्रुप से 15,646 करोड़ रुपए की रिकवरी की है, जिसे अभी इन्वेस्टर के रिफंड को ब्याज के साथ नेशनल बैंक में जमा करा दिया गया है, जिसके बाद बैंक में जमा टोटल रिफंड अमाउंट लगभग 25,163 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो सहारा ग्रुप से पैसों की रिकवरी में हुई प्रोसेस को दिखाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।